500 ईस्वी में एक विशालकाय व्यक्ति अपने बेटे ग्रैंडल के साथ खेल रहा था। तभी अचानक डेनमार्क के राजा रोगार और उनके सैनिक आ पहुंचे। योद्धा उस विशालकाय व्यक्ति को ट्रोल समझकर उसे मारने आए थे। विशालकाय व्यक्ति अपने बेटे को एक चट्टान के किनारे छिपा देता है और फिर सैनिकों का सामना करता है। दुर्भाग्यवश मशालों और तीरों से वह आसानी से घिर जाता है और मरणासन होकर चट्टान से नीचे गिर जाता है। रोगार छिपे हुए छोटे ग्रैंडल को देखता है, लेकिन उसे बख्शने का फैसला करता है और अपने आदमियों के साथ चला जाता है। बाद में ग्रैंडल अपने पिता के शरीर के पास समुद्री तट पर जाता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से हिलता नहीं है। दुखद सच्चाई को स्वीकार करते हुए ग्रैंडल एक तलवार लेता है और अपने पिता का सिर काटकर घर ले जाता है। कई साल बाद ग्रैंडल अपने पिता की तरह एक मजबूत आदमी बन गया है। ग्रैंडल के पास अभी भी अपने पिता का सिर है और वह उन्हें इतना याद करता है कि वह पहाड़ की चोटी पर जाता है और बदला लेने की कसम खाने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में अपना सिर फोड़ देता है। फिर वह उस क्षेत्र का पता लगाना शुरू कर देता है जब तक कि उसे वह छोटा गांव नहीं मिल जाता जहां रोगार और उसके आदमी रहते हैं। देर शाम को ग्रैंडल पीछे से एक सैनिक को चौंका देता है, उसे जल्दी से मार गिराता है और फिर बड़े हॉल की ओर बढ़ता है। अगली सुबह रोगार हॉल में प्रवेश करता है और पाता है कि उसके सभी योद्धा मारे जा चुके हैं और उनके सिर काट दिए गए हैं। इस बीच गीट्स के राज्य में थियोवुल्फ समुद्र में प्रकट होता है और एक मछुआरे से मिलता है जो उसकी टांग का इलाज करने में मदद करता है। मछुआरा बियोवुल्फ के साथ अपना रात का भोजन साझा करता है, जो एक प्रसिद्ध नायक साबित होता है। बियोवुल्फ लड़ने में बहुत कम रुचि दिखाने का नाटक करता है, लेकिन उसे हाल ही में हुई एक लड़ाई याद आती है जिसमें उसने कई लोगों को तेजी से और सटीक रूप से मार डाला था। आखिरकार बियोवुल्फ घर लौटने में सफल होता है और डेनिश लोगों के बारे में सुनता है जो एक ट्रोल के साथ परेशानी में है, इसलिए वह उनकी मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। गीट्स का राजा उसे कुछ आदमियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति देता है और अगली सुबह वे डेनमार्क के लिए निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान एक पीला हाथ पानी से बाहर निकलकर बियोवुल्फ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ठीक समय पर हट जाता है। इस बीच डेनमार्क में रोगार आधी रात को बाहर निकलता है और ट्रोल को बाहर आकर उससे लड़ने के लिए चिल्लाता है। जब रोगार विचलित होता है तो ग्रैंडल एक गार्ड के पास आता है और उसे मारकर भाग जाता है। रोगार उसे देखता है और उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे में उसे खो देता है। अगली सुबह रोगार अपने आदमियों के नुकसान से परेशान है, क्योंकि वह समझता है कि ट्रोल उसे पीड़ित करने के लिए धीरे धीरे उसके आदमियों को मार रहा है। उसकी पत्नी उसे डांटने की कोशिश करती है ताकि वह प्रतिक्रिया करे और वह राजा बने जिसकी उसके लोगों को जरूरत है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही देर बाद गांव वाले सैनिक के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और यह ब्रेंडन नाम के एक ईसाई पुजारी का ध्यान आकर्षित करता है। वह कसम खाता है कि वह इस बुराई को दूर कर सकता है जो गांव को परेशान कर रही है, लेकिन रोगार उसे गंभीरता से नहीं लेता है। कुछ दिनों बाद बियोवुल्फ और उसके आदमी डेनमार्क पहुंचते हैं और देखते हैं कि गांव बर्बाद हो गया है। वे पास में रहने वाली डायन सेल्मा को भी देखते हैं, लेकिन उनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। रोगार भागकर आता है जब उसे पता चलता है कि बियोवुल्फ आ गया है और खुलासा करता है कि प्रसिद्ध नायक का जन्म डेनमार्क में हुआ था, लेकिन वह 8 वर्ष की उम्र में चला गया था। उनके पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए रोगार एक विशेष भोज का आयोजन करता है। वह ठीक से भाषण देने के लिए बहुत दुखी है, इसलिए रानी टोस्ट देती है। बियोवुल्फ तब ट्रोल को मारने का वादा करता है। बियोवुल्फ रोगार से पूछता है कि अगर उसे कुछ जानना चाहिए तो राजा कसम खाता है कि जानने के लिए कुछ भी नहीं है। उस रात बियोवुल्फ और उसके आदमी दुश्मन का इंतजार करते हुए जागते रहते हैं। ग्रैंडल गांव के पास आता है और पुजारी को प्रार्थना करते हुए पाता है, लेकिन उसे सूंघने के बाद वह उस पर हमला ना करने का फैसला करता है। ग्रैंडल फिर बड़े हॉल के पास आता है और दरवाजे को भी सूंघता है, जिससे वह कड़कड़ाने लगता है। योद्धा उसे सुनते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडल जा चुका है। अगली सुबह वे ब्रेंडन से पूछताछ करते हैं, लेकिन पुजारी कहता है कि वह ईश्वर की सुरक्षा के कारण बच गया। फिर बियोवुल्फ का समूह ट्रोल की तलाश में पहाड़ियों का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन वे लकड़ी और हिरन के सींगों से बने जाल में फंसने के करीब आ जाते हैं। इससे उन्हें यह सवाल होता है कि क्या यह वास्तव में एक ट्रोल है, क्योंकि एक जाल कुछ बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। लंबे समय तक चलने के बाद उन्हें एक बर्फीला क्षेत्र मिलता है जिसे वे पर्याप्त प्रावधानों या उपकरणों के बिना पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे गांव लौट आते हैं। इस बीच ग्रैंडल उन लोगों की खोपड़ियों के साथ खेलने का आनंद लेता है जिन्हें उसने मारा है। गांव में निवासी ट्रोल से इतने डरे हुए हैं कि वे पुजारियों को उन्हें बपतिस्मा देने और ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति देते हैं, ये मानते हुए कि अगर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है तो वे उसकी तरह बच सकते हैं। रोगार अभी भी अपने पारंपरिक मूर्ति पूजा को पसंद करता है, लेकिन उसे अपने लोगों के धर्म बदलने से कोई आपत्ति नहीं है अगर इसका मतलब मनोबल में सुधार करना और उन्हें आशा देना है। कुछ ही देर बाद बियोवुल्फ सेल्मा से मिलने जाता है, जो उसे एक भविष्यवाणी बताती है। ट्रोल की मौत का डेनिश और गिट्स दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वह सोचती है कि वे इसके लायक हैं जो डेनिश लोगों ने ट्रोल के साथ किया, लेकिन वह पूरी कहानी नहीं बताती है।
बियोवुल्फ फिर रोगार के पास जाता है, जो उससे कुछ सवाल पूछता है और पता चलता है कि ट्रोल ने किसी भी बच्चे, महिला या बुजुर्ग को नहीं मारा है, जिसका मतलब है कि वह शुद्ध हृदय से लड़ रहा है। आधी रात को योद्धा शोर सुनते हैं और लड़ने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें कुछ नहीं दिखता है। उनके लौटने के बाद ग्रैंडल अपने ठिकाने से बाहर आता है और भाग जाता है। अगले दिन बियोवुल्फ रोगार को तलवार की लड़ाई का अभ्यास करते हुए देखता है। वह बीच में आता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देता है, उसे कुछ तेज वार में हरा देता है, जबकि उसे सिखाता है कि डर का हमेशा उसके दिल में एक जगह होती है। बियोवुल्फ फिर से सेल्मा से अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन जब वे अजीब शोर सुनते हैं तो अनुष्ठान बाधित हो जाता है। बियोवुल्फ बाहर भागता है और भागते हुए ग्रैंडल को देखता है। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ता है और पहाड़ों में उसका पीछा करता है। ग्रैंडल एक ऐसे क्षेत्र में चढ़ता है जहां बियोवुल्फ नहीं पहुंच सकता है और ट्रोल अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन सौभाग्य से सेल्मा उसके लिए अनुवाद करती है। यह पता चलता है कि ग्रैंडल बियोवुल्फ पर हमला नहीं करेगा क्योंकि वह डेनिश नहीं है। जब बियोवुल्फ उस पर चिल्लाता है कि वह यहीं पैदा हुआ था, तो ग्रैंडल बस उस पर कुछ पत्थर फेंकता है और चला जाता है। बियोवुल्फ हैरान होकर सेल्मा की ओर मुड़ता है, जो समझाती है कि ग्रैंडल उससे नहीं लड़ेगा क्योंकि बियोवुल्फ ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वापस जाते समय बियोवुल्फ पूछता है कि ट्रोल सेल्मा की झोंपड़ी के सामने क्यों था। वह बताती है कि वास्तव में वह ग्रैंडल को पसंद करती है, क्योंकि जब से वह वहां है, गांव के पुरुष अब उसके साथ दुर्व्यवहार करने नहीं आते हैं। बियोवुल्फ यह जानकर चौंक जाता है कि ट्रोल का एक नाम है, जो उसे और भी भ्रमित करता है। बियोवुल्फ फिर रोगार के पास जाता है और समझाता है कि वह सोचता है कि ग्रैंडल फिर से हमला करने से पहले उसके और उसके आदमियों के जाने का इंतजार कर रहा है। रोगार सहमत होता है और बताता है कि वह बीमार है। उसका डर अंततः उसे ब्रैंडन का बपतिस्मा स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ समय बाद बियोवुल्फ देखता है कि बच्चे एक ग्रामीण पर पत्थर फेंक रहे हैं और उस पर ट्रोल को उनके गांव में लाने का आरोप लगा रहे हैं। बियोवुल्फ बच्चों को वापस भेज देता है और आदमी उसे ट्रोल की गुफा तक ले जाने की पेशकश करके धन्यवाद देता है। उसने पहले कुछ नहीं कहा था क्योंकि वह डरा हुआ था, लेकिन अब वह बपतिस्मा दे दिया गया है और सुरक्षित है। बियोवुल्फ और उसके आदमी अपनी नाव लेते हैं और समुद्र तट पर पहुंचते हैं। फिर एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं जहां उन्हें एक चट्टान पर ग्रैंडल की गुफा मिलती है। एक सैनिक नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन गिरने का जोखिम उठाता है, इसलिए वे बाद में रस्सी के साथ वापस आने का फैसला करते हैं। जाने से पहले एक सैनिक गुफा में पेशाब करता है, जिसे किसान पसंद नहीं करता है। वापसी की यात्रा के दौरान बियोवुल्फ एक और गुफा में छिपे हुए एक बच्चे को देखकर चौंक जाता है। जब हर कोई विचलित होता है तो रहस्यमय पीला हाथ पेशाब करने वाले सैनिक को पकड़ लेता है और उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे ठीक समय पर बचा लेते हैं। उस रात बियोवुल्फ को जागते रहने में कठिनाई होती है और जब भी वह आंखें बंद करता है उसे तलवार लिए हुए गुफा के बच्चे का एक सपना दिखाई देता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि किसान जिसने उन्हें गुफा तक पहुंचाया था मारा गया है। क्रोधित होकर बियोवुल्फ और उसके आदमी गुफा में लौटते हैं और इस बार वे रस्सी की मदद से उस तक पहुंचने में सफल होते हैं। जगह पीड़ितों की हड्डियों और कवच से भरी हुई है, लेकिन ग्रैंडल वहां नहीं है। एक आदमी इतना गुस्से में होता है कि वो ग्रैंडल की पिता की खोपड़ी उठाता है और उसे तोड़ देता है। बियोवुल्फ फिर सेल्मा से मदद के लिए पूछता है। जब वो मना कर देती है तो वो उसे बांध देता है और पहाड़ियों में ले जाता है। उम्मीद करता है कि जब वो चाकू से महिला को धमकी देगा तो ग्रैंडल बाहर आ जाएगा। हालांकि कुछ नहीं होता। बियोवुल्फ सेल्मा को मुक्त कर देता है और उसे गलत पक्ष लेने के लिए डांटने के बाद उसे वहीं छोड़ देता है। इस बीच ग्रैंडल अपनी गुफा में लौटता है और टूटी हुई खोपड़ी पाता है। ये किसने किया ये पता लगाने के लिए सूंघने के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर जाता है और बदला लेने की कसम खाने के लिए एक अनुष्ठान करता है। रात होते ही ग्रैंडल गांव में दिखाई देता है, जबकि हर कोई सो रहा होता है और बाहर के गार्ड को भाले से छेद कर मार डालता है। ग्रैंडल फिर बड़े हॉल में घुस जाता है, जिससे बियोवुल्फ और उसके आदमी जाग जाते हैं। अराजकता फैल जाती है क्योंकि सैनिक ग्रैंडल से लड़ने की कोशिश करते हैं, जो इन तुच्छ मनुष्यों के लिए बहुत मजबूत है। वो आदमियों को मारता है, लेकिन उन्हें मारता नहीं है, बस उन्हें तब तक पीछे ढकेलता है जब तक कि वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता जिसने उसके पिता की खोपड़ी को नष्ट कर दिया था। पिताजी फुसफुसाते हुए ग्रैंडल अंततः बदला लेने के लिए उसे मार डालता है। बियोवुल्फ गुस्से में ग्रैंडल की पीठ पर कूदता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन विशालकाय उसे एक मेज पर फेंक देता है, इससे पहले कि वो ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए जंजीरों पर चढ़ना शुरू कर देता है। बियोवुल्फ फिर उस पर कूदता है ताकि उसे गिरा सके और उसे बांध सके, लेकिन ग्रैंडल उसे मुक्का मारकर ढकेल देता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। उस जाल में गिरता है जिसे बियोवुल्फ ने तैयार किया था। ग्रैंडल खुद को मुक्त करने और भागने के लिए भाला लेने और अपना हाथ काटने में संकोच नहीं करता। वो खून बहता है और समुद्र तट तक पहुंचता है, जहां वो मर जाता है और पीले हाथ द्वारा दूर ले लाया जाता है। अगली सुबह बियोवुल्फ बताता है कि ग्रैंडल ने उसके सैनिकों को तब तक कुछ नहीं किया जब तक उन्होंने उसके सामान को नहीं छुआ।
वो रोगर के मुंह से सच्चाई जानना चाहता है। राजा मछली चुराने के लिए ग्रैंडल के पिता को मारने और दया के कारण अपने बेटे को बख्शने की बात कबूल करता है। बाद में बियोवुल्फ और उसके आदमी खून के निशान का पीछा करते हैं और पाते हैं कि वो समुद्र की ओर जाते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि ग्रैंडल मर गया है। उस रात गांव ग्रैंडल के गायब होने का जश्न मनाने के लिए एक दावत का आयोजन करता है और उसका हाथ एक ट्रॉफी के रूप में रखा जाता है। हालांकि बियोवुल्फ पार्टी छोड़कर सैल्मा से मिलने जाता है और महसूस करता है कि डाइन ग्रैंडल की मौत पर रो रही है। सैल्मा बताती है कि एक रात ग्रैंडल को उसकी झोपड़ी मिली और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। उस दिन के बाद से उसने उसे कभी नहीं छुआ, लेकिन गांव के पुरुषों से उसकी रक्षा करना शुरू कर दिया। बियोवुल्फ सैल्मा को चूमने की कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन वो उसे बांधने और चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे थप्पड़ मारती है। फिर वो उस पर कूद जाती है और वे रात भर मजे करते हैं। इस बीच पीला हाथ वाला प्राणी समुद्र से बाहर आता है, जो अपने आप को एक माँ डान के रूप में प्रकट करता है। वो गांव में आती है और पुजारी को जल्दी से मार देती है, इससे पहले कि वो बड़े हॉल में प्रवेश करती है और ग्रैंडल के हाथ को एक खंबे पर लटका हुआ पाती है, जिससे वो क्रोधित हो जाती है क्योंकि ग्रैंडल उसका बेटा था। माँ डान आसानी से सैनिकों को पीछे ढकेलती है और कुछ आदमियों को मारने के बाद अपने बेटे के हाथ के साथ चली जाती है। ये सब गुफा के रहस्य में बच्चे द्वारा देखा जाता है, जो भागकर सेल्मा को बताता है। सेल्मा बच्चे को जानती लगती है और इससे पहले कि बियोवुल्फ उसे देख पाए उसे दूर ले जाती है। अगली सुबह रोगर को बड़े हॉल में हुए नरसंहार का पता चलता है और वो तुरंत बदला लेने के लिए चिल्लाता है। बियोवुल्फ और उसके आदमी समुद्र तट तक सवारी करते हैं और एक आदमी का सिर पाते हैं, जो उन्हें बदला लेने की कसम खाने के लिए प्रेरित करता है। वे क्षेत्र की खोज करते हैं और एक गुफा में प्रवेश करते हैं, जो पहली नजर में छोटी लगती है, लेकिन बियोवुल्फ देखता है कि ये पानी के नीचे फैली हुई है। वो अपना कवच उतारता है और तैरता रहता है जब तक कि वो गुफा के दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकल जाता, जहां उसे ग्रैंडल का शव मिलता है और खजाने का एक बड़ा ढेर मिलता है। अचानक माँ डान उस पर हमला करती है। जल्दी से उसे निहत्था करने से पहले वो उसे जमीन पर फेंककर उसे मारने की कोशिश करती है। बियोवुल्फ उसे तब तक पत्थर से मारने की कोशिश करता है जब तक कि वो उसे पीछे ढकेलने में समर्थ नहीं हो जाता। फिर वो खजाने के ढेर से एक तलवार पकड़ता है और उसे एक ही वार में मार डालता है। अचानक उसे एक छाया दिखाई देती है, लेकिन ये केवल उसके सपने का तलवार वाला बच्चा होता है। उसे देखकर थियोवुल्फ आखिरकार समझता है कि ये लड़का ग्रैंडल और सैल्मा का बेटा है। दीवुल्फ फिर गांव लौटता है, जो एक अंतिम अंत्येष्टि का अनुभव कर रहा है। दीवुल्फ जाने का फैसला करता है, लेकिन पहले सैल्मा से मिलने जाता है, ये बताते हुए कि वो दूसरों जैसा नहीं है, इस उम्मीद में कि वे साथ हो सकते हैं। हालांकि सैल्मा इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उसने ग्रैंडल को मार डाला और एक अनाथ बना दिया, इसलिए वो रोगर से अलग नहीं है। ये बियोवुल्फ को ग्रैंडल के सम्मान में एक समाधि बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसे बच्चा दूर से देखता है। बाद में जब बियोवुल्फ अपने आदमियों के साथ अपने देश लौटता है, तो वे सैल्मा और बच्चे को उन्हें हाथ हिलाते हुए देखता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।